तो उसमें जो मेजर इश्यूज़ हैं, जो सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा लार्ज इम्पैक्ट हो सकता है उसका, तो उस तरह के इश्यूज़ को देख के उसके ऊपर इंटरिम ऑर्डर आ जाता है, वो बहुत कम समय में आ जाता है नॉर्मली वो। इस बार 4 महीने से ज़्यादा वक़्त इसमें लिया गया, 4 महीने के बाद जो डिसीज़न आया है, इंटरिम ऑर्डर आया है, तो वो जो है करीब-करीब 128 पेजेज़ का ऑर्डर है। इंटरिम ऑर्डर नॉर्मली बहुत ही ब्रीफ होता है, टू द पॉइंट होता है। मतलब गोया अप्रोच डिसीजन मेकिंग में ये पहले से एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़े हैं कि हम स्लोली जाएंगे और ये चीज़ों को बहुत इसके साथ देखेंगे। लेकिन जो प्रोविजंस को स्टे नहीं किया गया है, उसके जो इम्पैक्ट हैं, उसको हम कैसे देखते हैं? एक्ट में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये 6 महीने के अंदर अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे, इट्स जस्ट टू बी वर्क प्रॉपर्टी। ये अलग बात है कि आप जो है कोर्ट को जा सकते हैं या ट्रिब्यूनल को जा सकते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने और मिल सकते हैं आपको, तो लेकिन वो रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो शायद अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, जो और थोड़ा जब डिटेल्ड ऑर्डर आए तो उसमें और ज़्यादा तफ़सील के साथ शायद कुछ चीज़ें उसमें देखिए, ये डिटेल्ड ऑर्डर तो अभी नहीं आएगा। नहीं आया। ये मैटर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल में रेफर बेंच किया को जाएगा और उसके बाद काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशंस होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशंस होगा, हियरिंग होगी। कम से कम 8-10 साल तो मिनिमम लग जाएंगे इसमें। 8-10 अब तक का साल जो रिकॉर्ड रहा है। नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। अलबलाग के पॉडकास्ट मुलाकात प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मक़दम है। आज हम एक खुसूसी मेहमान जनाब मसूद शरीफ साहब के साथ, जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है, एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। वो है हालिया दिनों सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर आया है वक्फ बिल को लेकर के, वक्फ एक्ट को लेकर के, उस पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपका इस पॉडकास्ट में इस्तकबाल है। तो जैसा कि 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इंटरिम ऑर्डर, जो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से पटिशन्स डाले गए थे, उस पर एक इंटरिम ऑर्डर लाया गया है। तो इस ऑर्डर की कुछ ख़ास झलकियाँ क्या है वो आप बताइए, और इसमें जो पर्सपेक्टिव लिया गया है, जनरल पब्लिक का क्या ओपिनियन बन रहा है, इसके बारे में थोड़ा हमें तफसील बताइए। सबसे पहले अगर इस इंटरिम ऑर्डर को देखेंगे, तो नॉर्मली क्या होता है, कौन सा भी एक इश्यू कोर्ट के सामने आता है, तो उसमें जो मेजर इश्यूज़ हैं, जो सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा लार्ज इम्पैक्ट हो सकता है उसका, तो उस तरह के इश्यूज़ को देख के उसके ऊपर इंटरिम ऑर्डर आ जाता है, वो बहुत कम समय में आ जाता है नॉर्मली वो। जी। इस बार 4 महीने से ज़्यादा वक़्त इसमें लिया गया, 4 महीने के बाद जो डिसीज़न आया है, इंटरिम ऑर्डर आया है, तो वो जो है करीब-करीब 128 पेजेज़ का ऑर्डर है ये। ओके। इंटरिम ऑर्डर नॉर्मली बहुत ही ब्रीफ होता है, टू द पॉइंट होता है और इस 128 पेजेस में भी तकरीबन 80 पेजेस जो है आर्गुमेंट्स के ऊपर डिस्कशन किया गया है। ओके। तो ये एक सबसे पहली बात थी। जी। दूसरा ये कि पहले पैराग्राफ में ही इस ऑर्डर में ये बताया गया है, मैं उसका अल्फाज को पढ़ दूं, जी। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज एंड टू बैलेंस द इक्विटीज ड्यूरिंग पेंडेंसी, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। यानी कि दोनों पार्टियों को खुश करने खुश के करने लिए, के लिए। बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये इंटरिम ऑर्डर दिया जा रहा है। गोया कि इंसाफ पर मुबनी इस तरह से जजमेंट देना इस ये तरह नहीं से था। नहीं जी। है। नहीं, इंसाफ के ऊपर जो मबनी होगा वो फाइनल जजमेंट में हो हो सकता है, वो सकता है। जी। डिटेल्स में। जी। जी। प्रेमा फेसी इसका जो इम्पैक्ट इम्पैक्ट होगा, होगा। जी। अगर कोई चीज़ में कॉस्मेटिक चेंजेस ला रहे हैं तो ये बात अलग है। सही। अगर आप पूरे सिस्टम को ही उलट-पुलट कर रहे हैं जी। और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है सही। सोसाइटी में, जी। ऐसे वक़्त में हुँ। आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ जो बैलेंस करेंगे, मेंटेनिंग द बैलेंस, कंसीडरिंग द इक्विटी, हुँ। ये कुछ हद तक उतना अप्रिशिएबल नहीं होगा। जी। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे इसका, तो प्रैक्टिकली इट हैज़ नॉट स्टेड एनी ऑफ द प्रोविजंस। कुछ प्रोविज़न्स स्टे होने की बात हाँ, है। तो हुँ। इसमें एक प्रोविज़न एक ऐसा है जिसको एक्सप्लिसिट तौर पे खुलकर जो है इसमें बताया गया है बताइए। कि उसको स्टे किया गया है, वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें अगर कोई प्रॉपर्टी लिटिगेशन में है, जी। तो इससे पहले ये था कि वो कलेक्टर या डीसी के पास जाएगा, सही। तो वो उसको इंक्वायरी करेगा, वो अपना जजमेंट देगा या डिसीजन देगा, जो भी होगा उसके हिसाब से जो उसको रिकॉर्ड में लाया जाएगा, रिकॉर्ड्स चेंज किए जाएंगे, इस तरह का था वो। जी। उस चीज़ जो है, इट हैज़ टू बी डन बाय द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, जी। तो उसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर्स। जी। तो कोर्ट जो है उस चीज़ को नोटिस किया गया है। हाँ। खुले तौर पे जो है खुले 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 अल्फाज में बताया गया है कि हाँ, जी। इसके ऊपर स्टे लाया गया।
अच्छा अदरवाइज बाकी 2-3 चीज़ों के अंदर जो है वो कंडीशनल स्टे है वो। अच्छा। तो उसमें जो दीगर स्टेज के सिलसिले में बात है, एक तो ये है कि जो मुस्लिम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का डेफिनेशन बताया जा रहा था कि 5 इयर्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहेंगे तभी वक्फ कर सकेंगे, तो नहीं कर सकेंगे। तो इस पर भी रोक लगाने की बात है, इसके बारे में? हाँ, इससे पहले एक और बात मैं मिस कर लिया था, जी। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो अप्रोच इसमें जो बता रहा है वो ये है कि नॉर्मली का ये पार्लियामेंट जो है इट हैज़ ए लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, जी। यानी कि उसके पास वो काबिलियत है कि कोई भी एक्ट को, कोई भी कानून को वो बना सकते बना हैं, सकते हैं। उनका जो है कॉम्पिटेंस है। जी। तो कोर्ट का ये अप्रोच ये रहेगा, हम्म, वो अपने डिस्कशन में वो बताया गया है कि हम्म, विल बी इन फेवर ऑफ दैट, ओके। उसी के फेवर में रहेंगे। हम्म, इल्ला ये कि अगर कोई एक ऐसा इश्यूज को, इस एस्पेक्ट को उठाकर आप दिखाएंगे जो क्लियरली उसके वायलेशन में है, हम्म, या फिर कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ओपनली जो है आर्बिट्रेरी हैं, जी। तो ये ओनस ऑफ प्रूविंग इट इज ऑन द अदर साइड। अदर साइड, हाँ। अदरवाइज वो क्या करेंगे, वो नॉर्मली वी डोंट स्टे। नॉट साइड, अच्छा। इसी के बरखिलाफ इससे पहले जो एक केस में आया था वो डॉक्यूमेंट प्रूव करने के ताल्लुक से आई थी, जी। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का क्लियर कट ऑर्डर था। जी। तो उसमें क्या ऑर्डर आ गया था कि ये डॉक्यूमेंट को दिखाना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया, क्वैश कर दिया उसको। हम्म, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, जी। तो वहां भी वो स्लो जा सकते थे। हम्म, यहाँ ये कह रहे हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि हम्म, वी विल बी वेरी स्लो हम्म, इन डिसाइडिंग अबाउट द स्टे इन अ पर्टिकुलर केस। अच्छा। तो उनका अप्रोच ये रहा है। हाँ, हाँ। तो मतलब गोया अप्रोच डिसीजन मेकिंग में ये पहले से एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़े हैं कि हम स्लोली जाएंगे जी और ये चीज़ों जी। को बहुत इसके साथ देखेंगे। लेकिन जो प्रोविजंस को स्टे नहीं किया गया है उसके जो इम्पैक्ट हैं उसको हम कैसे देखते हैं? जिस तरह उसमें ख़ास तौर से वक्फ बाय यूज़र का है, जी ये प्रोविजन को स्टे नहीं किया गया, इसके सिलसिले में आपका हाँ, क्या कहना तो इसके ताल्लुक से कोर्ट का जो डिस्कशन में आ रहा है, है? जी। ऑर्डर पोर्शन में तो उसका जिक्र नहीं है, ओके। बिल्कुल उसके बारे में कुछ भी कोई तबसरा नहीं नहीं। नहीं तबसरा नहीं है, जी। डिस्कशन में आया है। हम्म, तो उसमें ये बता रहे हैं वो जी। कि वक्फ बाय यूज़र के ताल्लुक से दो चीज़ें बताए वो। जी। ये कि जो है इससे पहले वक्फ बाय यूज़र होने के बावजूद, उसको रिकग्नाइज करने के बावजूद पिछले 30 साल, 40 साल या 50 साल से ये बताया जा रहा था कि आप उसको रजिस्टर कीजिए। हम्म, तो रजिस्ट्रेशन वाज मैंडेटरी इससे हम्म, पहले भी, हम्म, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करने के बावजूद हम्म, वहाँ एक प्रोविज़न था, अगर हम्म, आपके पास वक्फ डीड नहीं है हम्म, तो मुतवल्ली के ज़रिए फील्ड इंस्पेक्शन के साथ आप इंक्वायरी करके उस डॉक्यूमेंट्स को पक्का कीजिए, क्या है क्या नहीं है पूरा रिकॉर्ड करके उसको आप रजिस्टर कीजिए, ओके। ये प्रोविज़न था। ओके। और इसको जो है 2013 में भी इसको मैंडेटरी करार दिया अच्छा। गया था। लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल अगर इंडिया के सिनेरियो में देखेंगे तो मुतवल्लियों ने इसके अंदर जो है कोई भी पहल नहीं की है। वो विलफुली दे हैव स्टेट बैक स्टेट बैक, रजिस्टरिंग वो से, हाँ पीछे जी। रहे हैं वो। तो वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं किए हैं। जी। तो इस सूरत में क्या है, इसको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटाइजेशन आज की जो ज़रूरत है हम्म, उसके तहत ये ज़रूरी है। तो वक्फ बाय यूज़र का जो है ये इसके बारे में वो कोई क्लियर ऑर्डर में क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी के तो बाद गोया उसके ये ऊपर स्टे नहीं स्टे है। नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर यूज़र कंटिन्यू हो इसी प्रोसेस के साथ, कि आप इस तरह से जो प्रोसेस जी डेवलप्ड है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उसी प्रोसेस के तहत आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, इसमें सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी आर्गुमेंट था और जी। कोर्ट भी अपना ओपिनियन उसमें रखा है ओके। डिस्कशन में। हम्म, वो ये कि वक्फ बाय यूज़र पूरे हिस्ट्री में इसका मिसयूज हुआ है। ओके। ये सिर्फ आजकल की बात नहीं है, 1930 से लेकर हम्म, इसका मिसयूज होता रहा है लेकिन क्या उसके ये। कोई एग्जांपल्स, तो एस्टेब्लिश्ड हाँ, एग्जांपल्स तो हैं वो ये जिसको कह रहे बयान हैं करना चाहिए? कि ये जो है जो भी प्रॉपर्टी उनको दिख गए तो उसको जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी करके करार दे दिए गए हैं, और हम्म, वक्फ एक्ट के तहत उसके ऊपर कोई भी दूसरी कार्रवाई हो नहीं सकती थी। हम्म, ये बात बताया जा रहा है। ओके। जबकि हम जो है प्रैक्टिकल तौर पे ग्राउंड रियलिटी से हम कंपेयर करके देखेंगे। जी। एक एग्जांपल ये ले लीजिए कि जहाँ एक 5 एकड़ की ज़मीन है, जी। जो वक्फ लैंड है, हम्म, उसमें एक आधे एकड़ में मस्जिद है जी। या एक मदरसा है, जो भी खानका है या हम्म, दरगाह है, जो भी है, जी। आधे एकड़ में है। हम्म, 4.5 एकड़ जो खुली जगह है, जी। उसकी बाउंड्री नहीं है। हम्म, लेकिन सालों से लोगों के अंदर ये जाना जा रहा है कि ये वक्फ की जगह है। है। जी। हाँ, अगर कल के दिन कोई आ गए, हम्म, ये ज़ाहिर सी बात है यहाँ एनक्रोचमेंट होगा। सही।
आज भी हम देखते हैं जितने बड़े बड़े शहर हैं यहाँ, सही। तो ये वहाँ का एक एग्जांपल ले लें तो ये लेक्स जो होते हैं, तो लेक्स की एक कैपेसिटी होती है, 1 सही। टीएमसी होती है या 2 टीएमसी होती है, हाफ टीएमसी होती है, उसकी कैपेसिटी टोटल कैपेसिटी होती है। जी। लेकिन पिछले 25-30 साल से वो लेक भरा नहीं, हम्म। उसकी आधी कैपेसिटी भरा था। जी। तो वहाँ वैसे केसेस में वहाँ लोगों ने इंक्रोचमेंट हो एनक्रोच जाता कर है। दिया। जी। गवर्नमेंट की तरफ से भी एनक्रोचमेंट हुआ है, प्राइवेट प्राइवेट जो है पार्टी। ज़्यादा एनक्रोच है। जितने भी बड़े-बड़े आप अपार्टमेंट्स देखेंगे वो जी। लेक साइड ही मिलेंगे। हम्म। तो इस तरह से जहाँ बाउंड्री क्लियर कट डिफाइन नहीं है, ओरल सबमिशन के ऊपर है, तो जी। वहाँ एनक्रोचमेंट होने के चांसेस चांसेस हैं। है। तो कल जा करके इसके बाद अगर वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि ये हमारी ज़मीन थी, तो वो जो है उसके तो ऊपर ये इल्ज़ाम गलत नहीं है। डाल जी। सकते। तो बुनियादी तौर पे कोई एस्टैब्लिश्ड या फिर डिसिसिव ऐसे कोई एग्जांपल्स नहीं है जिनको बुनियाद बनाकर ये कहा जा सकता है, बस एक नैरेटिव या ओपिनियन के तौर नहीं, पे इसके ताल्लुक से सॉलिसिटर उनके जनरल पास की तरफ एग्जाम्पल से। ये है हाँ। कि बहुत से प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं जिसको वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है। जी। लेकिन मैं जैसा बताया हाँ आपको, हाँ। जी। टैंक का एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल। लेक बेड का एग्जांपल दिया, जी। इस तरह से हो गया है हाँ हाँ। क्योंकि सालों से जी। ये वक्फ बाय यूजर का ओरल सबमिशन था, ये रिटर्न नहीं था। तो जब ये क्लेम किए इंक्वायरी करके, तो गवर्नमेंट जो है नेचुरली वो अपना ये अप्रिय रखा था, पॉइंट ऑफ व्यू रखा था वो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रही है। जी। तो अब जो प्रॉपर्टीज़ रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में उम्मीद पोर्टल बनाया गया है हुकूमत की तरफ से, और तमाम प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करने के लिए 3 महीने का वक्त इस तरह से कुछ बताया गया था वक्त एक्ट के तहत, तो क्या वो चीज़ अब लागू होगी और तमाम प्रॉपर्टीज़ को लाजिमन उसमें रजिस्टर कराना होगा? क्या ये भी इन इंटरिम ऑर्डर के तहत वो डिले किए जा सकते हैं? रजिस्ट्रेशन का कुछ प्रोसेस शुरू करना है या उसको रोके रखना है, उसके कोई टाइमलाइंस है? देखिए, ये अप्रैल 5 तारीख को ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया है। जी। इसके ऊपर स्टे नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में कई पार्टीज गए थे, इसके ऊपर काफ़ी हियरिंग हुई। अब हाल ही में जो है इसका इंटरिम ऑर्डर आया है। जी। लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से ना कोई रोक लगाई गई है, ना टाइमलाइन के ऊपर लगाई गई। इसका मतलब ये हो गया कि इतने 4-5 महीने जो बीत गए, जो लोग जो है इस उम्मीद में थे कि हमें स्टे मिल जाएगा जी। और वो कोई कार्रवाई नहीं किए थे, अब उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन बाकी हैं, अक्टूबर 5 के अंदर इनको रजिस्ट्रेशन इफ करवाना यू गो एज पर द एक्ट, एक्ट। इसके ऊपर कोई स्टे नहीं है। और इसमें जो है वामसी पोर्टल है, जी। वक्फ असेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, जी। तो इसके अंदर हमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो गोया अब जितने पार्टीज थे जो इसको अपोज कर रहे थे, कोर्ट में एक स्टे के एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे, तो गोया अब तमाम लोगों को, क्योंकि मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया था कि हम ये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए, क्योंकि ये एक जिदोजहद है जो अभी चल रही है। तो अब इस पहलू से इसको किस तरह आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर अगर वो नहीं करेंगे तो क्या ये खदशा जाहिर है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो है फिर वो वक्त नहीं कहलाएंगी? एक्ट में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है जी। कि ये 6 महीने के अंदर अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे, इट्स जी। सीजर्स टू बी वर्क प्रॉपर्टी। ये अलग बात है कि आप जो है कोर्ट को जा सकते हैं या ट्रिब्यूनल को जा सकते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने और मिल सकते हैं आपको, तो लेकिन वो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। एक और वक्फ बाय यूज़र के ताल्लुक से जब डिस्कशन आया था, जी। तो गवर्नमेंट के तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने ये बात रखी है कि वक्फ बाय यूज़र जो है इट इज़ इन प्रॉस्पेक्टिव, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉस्पेक्टिव रहेगा। यानी कि अप्रैल 8 तारीख से पहले, 8 अप्रैल 2025 से पहले जो भी प्रॉपर्टीज थे, तो वो तमाम प्रॉपर्टीज को जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन रजिस्टर्ड है हाँ, नहीं, रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से उसमें जिक्र नहीं है। इससे पहले के जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जो क्लेम भी किया गया है वक्फ बाय यूजर के तहत, हाँ, उनका सबमिशन में इतना ही है। अच्छा। इतना ही है ये। जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज थे कि 8 अप्रैल 2025 से पहले के, तो उनको जो है वक्फ प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। ये वक्फ बाय यूजर लॉ जो है प्रॉस्पेक्टिव तौर पे इंप्लीमेंट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव से नहीं होगा। लेकिन ये उनका सबमिशन रहा है, इसका जो है एक्ट में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। एक्ट इज साइलेंट ऑन दैट। एक्ट जो कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप एमसी पोर्टल में जाएंगे, रजिस्टर करने के लिए जाएंगे, तो तमाम चीज़ें जो है आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे अपलोड करने होंगे। वहाँ वक्फ डीड की भी ज़रूरत पड़ेगी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये अलग बात है कि आगे जाकर इसका किस तरह से इंटरप्रिटेशन होगा
और जो रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी वक्फ बोर्ड की जो इंक्वायरी कमेटी फाइंड आउट करके फील्ड रिपोर्ट देके उसके ऊपर अगर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या ये अलग अलग फील्ड जो है मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, ये जो है इट इज़ एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट है। ये बहुत बड़ा एक पैंडोरस बॉक्स कह सकते हैं। जी इससे जो है बहुत ज़्यादा लिटिगेशंस आगे लिटिगेशन आएंगे। रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से एक और बात है कि आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ द माइनॉरिटीज जो है ये स्टेट की जिम्मेदारी है। ये जी तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो फैसिलिटीज़ फराहम करना भी स्टेट की जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड है या सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, ये डायरेक्टली जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, उन्हीं को ये करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव रोल करना पड़ेगा। जैसा कि हम दूसरे स्कीम्स में देखते हैं कि गवर्नमेंट की अवेयरनेस तरफ से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जाते हैं या फिर इलेक्टोरल रोल रिवीजन के लिए जो है पूरे घर वॉलंटियर घर जाके जाके घर घर जाके करते हैं। तो ये भी जब ये डिसीजन लिया गया है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी थी सबसे पहले कि इसको जो है एक ड्राइव के तौर पे लेके करना चाहिए था और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था या फिर पोर्टल ही नहीं बना था तब। ये दूसरी चीज़ ये कि जो मुतवल्ली होते हैं आमतौर से ये गरीब तबके के होते हैं और ये मोस्टली इलिटरेट होते हैं। अगर उनसे ज़्यादा डिटेल में पूछा जाए तो उनके अपने खुद के प्रॉपर्टीज़ भी सही तरह से रजिस्टर नहीं होंगे। तो अगर ये भी मान लें कि मुतवल्ली जो है गलती किए हैं, क्योंकि डिस्कशन में ये बात आई है कि मुतवल्ली जो है जानबूझ के रजिस्टर नहीं किए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्कशन में दर्ज किया है। तो मान लेंगे कि मुतवल्ली की गलती है, तो मुतवल्ली की गलती की वजह से पूरे कम्युनिटी के प्रॉपर्टी के ऊपर अगर उसका इम्पैक्ट हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को आगे बढ़ करके इस सिलसिले में इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसी तरह एक और सवाल ये था कि जो 5 इयर्स का जो डिस्कशन है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला, ये कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के जो टेनेंट्स है इससे मैच नहीं खाता। क्या आप एक तरफ ये कहते हैं कि राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस रिलीजन का राइट है और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि कोई बंदा अगर उसको कबूल कर लेता है किसी फेथ को, तो वो जब तक 5 साल प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वो पर्टिकुलर रिलीजन में आप एंडोमेंट नहीं कर सकते। इसको आप किस तरह देखते हैं? एक आर्टिकल 25 में राइट टू कॉन्साइंस है जी, तो मेरी और एक और जगह है राइट टू प्रॉपर्टी। मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी मर्जी है, मैं जिसे चाहे दे सकता हूँ। इनका जो आर्गुमेंट है, चूंकि वक्फ ये एक्ट जो है आपकी रिलीजियस एक्टिविटी है, दूसरों की क्या जरूरत है, तो हमें जरूरत है नहीं है, ये एक अलग आर्गुमेंट है। लेकिन एक इंडिविजुअल का जो राइट टू कॉन्साइंस है, तो वो अपने जमीर से वो डिसाइड करेगा कहाँ किसे देना है और किसे नहीं देना है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। राइट टू प्रॉपर्टी भी जो है उसी का हक बनता है। ये दो चीजें, तो उसको रोकना ठीक नहीं है। तो उसमें ये लॉजिक बताया जा रहा है, वो ये कि एक हाइपोथेटिकल केस दिखाया जा रहा है, वो ये कि जब भी कोई डिफॉल्टर्स होते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो है कॉन्फिस्केट करने की नौबत आ गई, तो फौरन क्या करेंगे कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो प्रॉपर्टी वक्फ कर देंगे। तो वक्फ करने के बाद बेसिक रूल ये है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ, तो कोई भी कोर्ट या कोई भी एजेंसी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो अगर ऐसा कर देंगे तो इट इज़ ए वेरी क्लेवर मूव होगा उनसे करके। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट और सॉलिसिटर जनरल तरफ से भी यह आर्गुमेंट आया है। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल केस है, अगर ऐसा होता भी है, अगर मान लें कि ऐसा हुआ है, तब भी जो है देयर आर लीगल रेमेडीज, ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वेयर दे कैन रिवर्स द जजमेंट्स। तो इस तरह से ये करना ठीक नहीं है। और एक और आर्गुमेंट उसमें यह है कि हिस्ट्री में अगर जाके देखें, जो मुस्लिम बादशाह जितने भी थे, तो मुगल बादशाह है, अलग अलग बादशाह है, वो जो है कई मंदिरों को, चर्चों को जगह दिए हैं। अगर ये कंडीशन लगा देंगे तो वो उनको पहले जो है उनको हिंदू मजहब में कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो करेंगे, तो वो लॉजिकल नहीं रहेगा। और तीसरी चीज़ ये कि मैं कितना रिलीजियस हूँ, मैं कितना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हाउ इज द गवर्नमेंट टू क्वेश्चन? ये मेरा अंदरूनी मामला है, ये मेरा डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है कि मुसलमान हो, लेकिन वो बाई बिलीफ मुस्लिम नहीं रहेंगे। बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स होंगे नाम से, लेकिन हो सकता है वो बाई फेथ मुस्लिम हो। इट ऑल डिपेंड्स। और एक गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती जी। तो जो मामला दिल और से जुड़ा हुआ है। जी। तो आगे बढ़ते हुए एक और सवाल जो
इस सिलसिले में था कि बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस की आमतौर पे बात आ रही है कि जी। वक्फ एक्ट में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है। इस पर कुछ आप अगर अपनी बातें रखें। हाँ, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि सबसे पहले ये बता रहा है कोर्ट कि वक़्फ़ जो है आपका रिलीजियस एक्टिविटी है, ये आपका अंदरूनी मामला है ये। जी। हाँ? दूसरी तरफ ये कह रहा है कि यहाँ जो है ये एक नॉन मुस्लिम डोनेट नहीं कर सकता और जब तक ये 5 साल प्रूव करे हम्म, कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस्लाम का, तब तक वो डोनेट नहीं कर सकता। हम्म, दूसरी तरफ उनके कमिटीज़ में नॉन मुस्लिम्स को रख रहे हैं रख रहे हैं। कंपल्सरीली। सही। ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रडिक्शन, है, खुला कॉन्ट्रडिक्शन खुला है। जी। कॉन्ट्रडिक्शन है। सही। सही और है। एक और तरफ ये कहा जा रहा है कि काउंसिल्स के जो जितने भी एक्टिविटीज़ होंगे सेकुलर होंगे, हम्म, लेकिन वो जो जितने भी एक्टिविटीज़ होंगे वो रिलीजियस रिलीजियस ही एक्टिविटी, होंगे वो। क्योंकि वक्त के तहत है तो जी, बुनियादी तौर पे यही अज्यूम किया जी, जाएगा कि वो पूरे रिलीजियस एक्टिविटी रहेंगे। आप उसको सेकुलर एक्टिविटी बोल कर कहना है, जी, क्योंकि वक्त करने वाले भी यही सोचकर वक्त किए हैं कि वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए उसकी हेल्प हो। हाँ। तो अब वो फोकस भी कम्युनिटी डेवलपमेंट पर ही होगा। जी। इसका इम्पैक्ट ये होगा हम्म, कि नॉर्मली क्या है इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी या कमर्शियल इंटेंशन नहीं होगा ये। जी। ये समाज के ये एक वीकर सेक्शंस के लिए है, उनके यतीमों के अपलिफ्टमेंट लिए, के लिए। गरीब लोगों के लिए ये एक फैसिलिटेट करने का चैरिटेबल एस्पेक्ट था एस्पेक्ट। इसमें। जी। अगर इसको स्ट्रेट अवे इसको निकाल देंगे, हम्म। तो उसमें ये होगा कि द एंटायर बर्डन विल फॉल ऑन द गवर्नमेंट। अब तक ये था कि पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी वफ़ के ज़रिए हैंडल किया हैंडल जा रहा किया था। जाता है। सही। अब ये पूरी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर आएगी। आएगी। तो गोया जो कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी खुद अपने इनिशिएटिव के ज़रिए से कर रही थी, जी, आप उसको कहीं न कहीं कर्टेल करके जी, जी। उल्टा गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं उसको और ज़्यादा मल्टीफ़ोल्ड इंक्रीज़ कर रहे हैं, जी, जी, जी। उसको आसान करने की वजह। सेक्शन 3C के सब सेक्शन 2, जी। 3, 4 को यहाँ स्टे किया गया है। अच्छा। यानी कि वो सेपरेशन ऑफ पावर की जो पावर्स बात की आ रही बात। थी, जी। वो कलेक्टर उसको डिसाइड नहीं नहीं करेगा। करेगा। हाँ, लेकिन सेक्शन 1 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट खामोश है। डिस्कशन में उसका आ गया है। हाँ, हाँ, हाँ। सेक्शन 1 और 2 में डिफरेंस ये है कि सेक्शन 2 में अगर कोई डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट को कलेक्टर डिसाइड करेगा, ये था, उसको स्टे कर दिया। जी। सेक्शन 1 में ये है कि अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे या अगर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हाँ, गवर्नमेंट क्लेम कर रहा है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो उस केस में दैट सीजस टू बी ए वक्फ प्रॉपर्टी। अच्छा। यानी कि अगर लिटिगेंट गवर्नमेंट है, हाँ, हाँ। तो तो इट्स वहाँ जो है ऑटोमेटिकली वो सीज़र्स टू बी। ऑटोमेटिकली वो इट सीजस टू बी ए वक्फ प्रॉपर्टी। अच्छा। तो कहीं न कहीं इसमें कॉन्ट्रडिक्शन और क्लैरिटी नहीं है बेसिकली। क्लैरिटी नहीं, हाँ। ये इंटरिम ऑर्डर में कहीं भी क्लैरिटी नहीं है। अच्छा। और इससे जो है कंफ्यूजन्स जो है और बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई होते मल्टीप्लाई हो रहे जाएंगे। हैं। जी। इससे लिटिगेशन ज़्यादा होंगे, गवर्नमेंट के पास भी होगा, कंफ्यूजन होगा, और आम जनता के पास और मुस्लिम कम्युनिटी के पास भी कंफ्यूजन ज़्यादा होंगे, और कंफ्यूजन के ज़रिए से लिटिगेशंस भी ज़्यादा होंगे। आगे बढ़ते हुए इसमें और 2-3 जो पॉइंट्स हैं, जैसा कि ट्राइबल्स के लैंड्स के सिलसिले में कहा गया कि जी, वक़्फ़ ट्राइबल लैंड्स में वक़्फ़ नहीं हो सकता, या इस तरह से कोई प्रोविज़न बताया गया। इसके बारे में आपका क्या? जी, इंडिया में अलग-अलग जगह, ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट है या फिर मध्य प्रदेश है, अलग-अलग जगह जो है ट्राइबल्स हैं, उनका अलग कल्चर है, उनका अलग रिलीजन है। तो दे आर ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जी। करके एक उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया क्या? है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि उनके कल्चर को, उनके एक्टिविटीज़ को, उनके लैंग्वेज को, उनके तहज़ीब को प्रिज़र्व करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। हुँ। उसीलिए उनका जो है लैंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये बहुत ही क्लियर कट बात आ गई है। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी आई है, और सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन में भी यही बात आई है। इट इज़ साइलेंट ऑन दैट। वो कह रहे हैं कि ये उतना प्राइमा फेसी ये आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं है। लेकिन बात यह है, इसमें एक सवाल ये आ जाता है, अगरचे ट्राइबल में से अगर कोई जो है ट्राइबल पर्सन हुँ। इस्लाम कबूल करता कबूल कर है, लेता है। जी। उसके हक में जो प्रॉपर्टी है, हुँ। तो अगर वो डोनेट करना चाहता है, तो इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू हो जाएगा, हुँ। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है, राइट टू ओन ए प्रॉपर्टी। इट इज़ ए करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सही। राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन उसका रिलीजन। ये हाँ, है। सही। तो वो डोनेट करने का भी उसका रिलीजियस ये होगा। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स के इसमें जो फिर है अगेंस्ट जाएगा। जाएगा। तो अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगता है तो गोया वो कहीं न कहीं हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कर्टेल जी, करने की बात कर जी, रहे हैं ट्राइबल्स की। जी। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो शायद अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हैं, जो और थोड़ा
जब डिटेल्ड ऑर्डर आए तो उसमें और ज़्यादा तफसील के साथ शायद कुछ चीज़ें उसमें नहीं, अभी तफसील ये से डिटेल्ड ऑर्डर तो अभी नहीं आएगा। नहीं आया है। ये मैटर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रेफर को किया जाएगा जाएगा जी। और उसके बाद काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशंस होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशंस होगा, हियरिंग होगी। कम से कम 8-10 साल तो मिनिमम लग जाएंगे इसमें। 8-10 अब तक का साल जो रिकॉर्ड रहा रिकॉर्ड है, रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैं, जी ये डिपेंड करता है 3 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगा या 5 जज होगा। जी अगर उसमें से 5 में ये एक रिटायर हो गए, फिर दोबारा जो है उस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करना रिकॉन्स्टिट्यूट पड़ता है। जी तो वो कहाँ से फिर शुरू करेंगे, शुरू से करेंगे या वो बीच से करेंगे, हम्म, ये तमाम चीज़ें अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर रिकॉर्ड देखेंगे देखेंगे इनका, जी। तो मिनिमम 8-10 साल तो लग जाएंगे। तो गोया ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि जो इंटरिम ऑर्डर है इस हिसाब से हमें प्रोसीड करना पड़ेगा और एक वो पैरेलल स्ट्रगल रहेगी जो हम करेंगे, क्योंकि इसमें एक ख़ास जो और एक पहलू था कि दीगर जितने रिलीजन्स के एंडोमेंट बोर्ड्स हैं उसमें वो रिलीजन के अलावा दूसरे लोगों को वहाँ पे अथॉरिटीज़ नहीं थे या फिर वो एज ए वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं होते थे, लेकिन वक्फ में सेंट्रल वर्किंग कमेटी में हो, स्टेट वर्किंग बोर्ड में हो या फिर इस तरह की दीगर चीज़ें थी जो एक्ट में प्रोविज़न रखा गया था कि नॉन मुस्लिम्स को दो रखा जाएगा। तो उसमें ख़ास तौर से एक बात कही गई कि उसका कैपिंग की गई है, 2 लोगों की कैपिंग की गई है और सीईओ के सिलसिले में कहा गया कि वो कंपल्सरी जी। मुस्लिम हो। तो इसको हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक राइट्स के अगेंस्ट देखते हैं या फिर उसको उससे अलाइन होते हुए देखते हैं, कैसे देखते नहीं, एक तरफ तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी बात आ रही है और सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन में बात आ रही है जी। कि वक्फ जो है, इट इज़ ए रिलीजियस हैं? एक्ट। रिलीजियस एक्ट। जब वक्फ के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ आएंगे, हुँ, चाहे मस्जिद का मामला हो, मदरसे का मामला हो या फिर दरगाह का हो, कब्रस्तान का हो या खानका का हो या फिर यतीम खाना हो, ये तमाम चीज़ों को हैंडल करना है, मैनेज करना, उसके पॉलिसीज़ को फ्रेम करना, इट इज़ पार्ट ऑफ द रिलीजियस रिलीजियस एक्टिविटी है ये। जी। तो इसके अंदर अगर आप ये कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे, तो ये अगेन इंटरफेयरिंग इन द आर्टिकल 29 और 30 में इंटरफेयर करेंगे जैसा हो जाएगा ये। इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर आप एसजीपीसी है, सिखों का शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, यहाँ जो है इनके पास सिख ही उसमें मेंबर्स हो सकते हैं। इसी तरह से हिंदू एंडोमेंट एक्ट में अलग अलग स्टेट्स में जो जो कमिटीज़ होंगी, वहाँ भी हिंदूस ही रहेंगे। रिसेंटली तिरुपति का जो ट्रस्ट है जी। वहाँ, तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, उसमें भी एक इश्यू आ गया था कि वो भी एक क्रिश्चियन उसमें थे, हुँ, तो वो कोर्ट को गया था, वहाँ भी ये बताया गया कि हिंदू ही उसमें रह सकते हैं। हुँ। लेकिन इस डिस्कशन में जब ये इश्यू डिस्कशन में आया, तो जो है ये एग्जांपल ले रहे हैं कि बोध गया का एग्जांपल लिया गया है। हुँ, हुँ। बोध गया के टेम्पल में हिंदूज भी ट्रस्टीज हैं, बुद्धिस्ट भी ट्रस्टीज हैं। अच्छा। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ थी जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो ये कि वहाँ हिंदूज भी उस चीज़ को मानते थे, उसमें आस्था रखते हैं और बुद्धिस्ट भी बुद्धिस्ट भी आस्था आस्था रखते रखते हैं। उस हिसाब से उनका एक अलग केस हो गया, वो एक्सेप्शनल केस हो गया। बेसिकली दोनों वहाँ फॉलोवर्स थे उस चीज़ दोनों के। फॉलोअर्स हैं जी, वो। जी। लेकिन बाकी जगह इस तरह से नहीं है। नहीं। तो यहाँ जो है एक कॉस्मेटिक चेंज हो रहा है इसके अंदर, हुँ, कि वो ये कह रहे हैं कि 2-3 बातें बताई उसमें। हुँ, एक तो ये कि जितने भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल है या स्टेट वक्फ बोर्ड है, तो देर दे आर मोस्टली इनटू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हुँ, तो वो तमाम चीज़ें जो है सेकुलर एक्टिविटीज़ होंगे, हुँ, तो यहाँ कौन है क्या है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हुँ, और वैसे भी अगर फर्क भी पड़ रहा है, तो 11 में 3 लोग हैं स्टेट में हुँ, और सेंटर में 22 में 4 लोग रहेंगे। तो अगर उनकी राय मुख्तलिफ हो भी सकती है, तो बाकी मेंबर्स की मेजॉरिटी है। हुँ। ये लॉजिक से जो है सुप्रीम कोर्ट कैपिंग कर रहा है कि 4 लोग तक रह सकते हैं सेंट्रल काउंसिल में और स्टेट बोर्ड में 3 दो लोग रह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इट डायरेक्टली कन्फ्रंट्स विद द आर्टिकल 29 एंड 30। तो बेसिक जो राइट्स दिए गए हैं उसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं आप कहीं न हाँ, कहीं बेसिकली। इट इज़ दी हुँ, 2 चीज़ें हैं जी, देखिए, आर्टिकल 29 में ये बता रहा है कि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना प्रोटेक्ट करें, चाहिए। सही। ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। जी, और द 30th में ये बात आ रही है कि ये अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने इंस्टीट्यूशंस को वो खुद मैनेज करेंगे, हुँ, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल है। राइट है, करेक्ट। तो यहाँ उस चीज़ को दूसरी तरह से एक्सप्लेन करना कि ये सेकुलर एक्टिविटी है, हुँ, ये ठीक नहीं ठीक, है। हालाँकि ये तमाम चीज़ें इंटरिम ऑर्डर है, जी, लेकिन यहाँ एक डायरेक्शन नज़र आ रहा है नज़र आ इसमें। रहा। तो उम्मीद करते हैं कि आगे डिटेल्ड ऑर्डर में और क्या तफ़सील से डिस्कशन होंगे और किस तरह से चीज़ें बाहर आएँगी।
उसको हम देखेंगे। तो अभी जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इसको कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पेटिशनर्स थे या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे या मुस्लिम पार्टीज़ थे, वो इसको अपने तौर पे कहीं ना कहीं एक पार्शियल सक्सेस के तौर पे देख रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट भी ये क्लेम कर रही है कि वो हमारा जो एक्ट है वो उसी तरह बरकरार है एंड वी वर राइट वाला अप्रोच जो है वो जाहिर कर रहे हैं। तो मीडिया में दोनों तरह के डिस्कशन चल रहे हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? जैसे मैं शुरू में ही बताया है, हम्म, प्रैक्टिकली इसमें कोई कोई भी चीज़ का जो है स्टे नहीं स्टे हुआ है। वो एक ही क्लियर कट स्टे हुआ है, वो ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत आया है, जी जो जुडिशरी या क्वासी जुडिशरी का जो मामला डोमेन है। होता है, वहाँ कलेक्टर आके डिसीजन दे रहा है, उसको रोक रोक लगाएगी। लगाई। बाकी 2 जो स्टे लग रहे हैं, कंडीशनल स्टे। कंडीशनल हैं, हाँ जैसे कि 5 इयर्स प्रैक्टिस करने का है, जी। तो वहाँ ये बताया गया है कि जब तक स्टेट जो है अपने रूल्स फॉर्मुलेट नहीं कर लेगी, हम्म, तब तक ये स्टे रहेगा। रहेगा, ओके। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 8 दिन में भी कर सकते हैं, 1 दिन में भी कर कर सकते हैं, सकते ये हैं। 1 महीने में भी कर सकते हैं। हम्म, तो वो जो है लेकिन इस कंडीशनल स्टे हो गया। हम्म, दूसरी चीज़, जो कैपिंग लगाया गया है मेंबर्स के लिए, हम्म, तो वो भी जो है 7 के बजाय 4 रखे हैं या 6 के बजाय 3 किए हैं। हम्म, तो वो सो स्टे माना नहीं जाएगा। सिर्फ एक ही स्टे है इसके अंदर, जो है सेपरेशन ऑफ सेपरेशन पावर्स ऑफ का है। पावर्स का है। तो गोया कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, कर्टेल कर रहा है, इस तरह का एक अप्रोच या इस तरह का एक फीलिंग जो है मुस्लिम कम्युनिटी में डेवलप हो रहा है। तो अब आगे चलकर देखते हैं इस तरह इसके प्रैक्टिस में क्या इम्प्लिकेशंस नज़र आते हैं, और आगे इसका क्या नुकसान और फ़ायदा कम्युनिटी को, सोसाइटी को और ओवरऑल पर्सपेक्टिव में पूरी कंट्री को होता है, या फिर उसका नुकसान होता है या फ़ायदा होता है। आगे आने वाले दिनों में शायद इसका हमें अंदाज़ा होगा। जी, ठीक है, तो जज़ाकल्लाह खैर, आपने इस शुक्रिया, अहम मौजू पर शुक्रिया। हमारे साथ गुफ्तगू की और तफसील से इसके बारे में बातें रखी। नाज़रीन, इंशाल्लाह किसी और मौजू के साथ, किसी और मेहमान के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। जब तक के लिए शब खैर।